हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दे आर आर फ्रेंड्स और द फ्यू। यानी कि ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त होते हैं या दुश्मन। हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको क्लियरली कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते। लेकिन जो लिविंग बींग्स जि जिनके अंदर वो एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो लिविंग बीइंग की तरह बिहेव कर सकते हैं या उनके अंदर रेस्पायरेशन होता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इसका जनरल यूज़ करते हैं हम एज ए ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म वर्ड है, इट इज़ यूज्ड फॉर टू टाइप ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक आते हैं मैक्रो और दूसरे आते हैं माइक्रो। जो ये मैक्रो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने सराउंडिंग में चारों तरफ ट्रीज़ देख पाते हैं, एनिमल्स देख पाते हैं, छोटे एनिमल्स और बड़े एनिमल्स, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म देख पाते हैं। ठीक, ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मैक्रो। बिकॉज इनका जो बॉडी है, जो इनका शरीर है, वो बहुत सारी मल्टीपल सेल से बना हुआ है। दैट्स वाई हम इनको बोलते हैं कि दे आर द मैक्रो ऑर्गेनिज्म और दे आर द एनिमल्स और प्लांट्स, because they can be seen easily by our naked eyes or without using any kind of aid। हम इनको आसानी से देख पाते हैं। लेकिन एक ऐसा यूनिवर्स भी है या इसी यूनिवर्स में एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इवन वो इतने छोटे होते हैं कि उनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आपने एक का नाम सुना होगा, माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम इन ऑर्गेनिज्म को देखें तो ये हमको दिखाई देते हैं, इसी वजह से इनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन दे आर द रीज़न ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हमारी सराउंडिंग में होती हैं। अगर आपको इनको देखना है तो आप क्या करें, एक छोटी सी एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ब्रेड को हम ओपन में रख दें जहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर हो, तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों बाद इसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। ये ब्राउन कलर के स्पॉट्स या फिर ये आपको रोम रोम रुएं जैसी स्ट्रक्चर्स जो दिखाई देती हैं, इन पेचेस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये छोटे छोटे प्लांट्स जैसे दिखाई देते हैं। इनको बोलते हैं मोल्ड्स। और इसका ये आता है जिस कैटेगरी में, उसका नाम है फंगस। तो ये मोड्स जो होते हैं ये फॉर्म हो जाते हैं और ये क्या है, एक प्लांट्स की तरह होते हैं। जैसे प्लांट्स होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, ये फंगस होते हैं। ये बहुत तेज़ी से किसी भी सड़ी गली चीज़ पर डेवलप होते हैं जो कि एक तरीके से ऑर्गेनिक हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेदर हो, लेदर के शूज़ पर आप देख पाओगे ब्रेड, रोटी या फिर जो भी खाने के मटेरियल होते हैं उन पे मोल्ड्स जो होती हैं डेवलप हो जाती हैं। इसी के साथ अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और जानना है तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सॉइल लें गार्डन से, इस सॉइल को वाटर में डिसॉल्व करें, फिर इसको एक फ़िल्टर पेपर के थ्रू फ़िल्टर कर लें। जब आप इसको फ़िल्टर करेंगे उसके बाद जो वाटर आपके पास आता है उसकी सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप लेनी है और इस सिंगल ड्रॉप को आप एक स्लाइड पर रखकर, इस स्लाइड जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है, उस ड्रॉप को हम एक स्लाइड पर रखें और इस स्लाइड को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप आते हैं और जो लैब वगैरह में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उसके अंदर मूव करती हुई दिखाई देंगी। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं यही कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे कंज्यूम, और ये कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से और बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ से, एनर्जी के फॉर्म में।
तो इनकी एनर्जी आती है नॉर्मली, ये कार्बन और एनर्जी के ऊपर सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइटिक होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरी चीज़, अगर हम एक और एक्टिविटी करना चाहें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके चारों तरफ कहीं एक पॉन्ड होगा, तालाब, और इस तालाब से अगर आप एक ड्रॉप वाटर लें, ओनली वन ड्रॉप ऑफ वाटर, और इसको तुम सेम स्लाइड पर रखने के बाद किसी दूसरी स्लाइड पर लेकर माइक्रोस्कोप में अगर एग्ज़ामिन करते हो, माइक्रोस्कोप में अगर आप एग्ज़ामिन करते हो, तो आप पाओगे कि इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। इट शोज़ कि हमारे सराउंडिंग में एक वाटर ड्रॉप के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं। इवन यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर तुम एक पिंच मिट्टी लेते हो ज़मीन से, तो उसके अंदर लैक्स और करोड़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये इतने छोटे हैं कि आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं। इस ड्रॉप के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और इवन दे ओनली कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप ओनली। इवन यू कांट इवन सी देम विदाउट दैट। अब इनको अगर क्लासीफाई करने की बात आती है, तो क्लासीफाई करने के लिए इनको जनरली 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और वो 4 मेजर ग्रुप्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। एक मेंबर और है इस ग्रुप में जो ऐड होता है फर्दर, एंड दैट इज़ मोर स्मॉलर देन दिस ऑल 4। इन सबसे भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, एंड दैट इज़ वायरस। ये इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, बट इसको रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है कोई भी दूसरी लिविंग सेल। ये खुद से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो इसको डिपेंड रहना पड़ता है किसी होस्ट सेल पर, जिसके अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। और वो होस्ट सेल हो सकती है या तो कोई बैक्टीरिया, जो कि हमने पहला वाला मेजर ग्रुप देखा, या फिर कोई प्लांट, और या फिर कोई एनिमल। और यही रीज़न है कि ये हमेशा क्या करते हैं, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियम में एक डिसीज़ को फैला देते हैं। अब फर्दर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बीमारियों की, और जिसकी जो जनरली फैलती हैं वायरस से, प्रोटोजोआ से और बैक्टीरिया से। अगर मैं इनकी बात करूं, तो आपने सुना होगा कि जो कोल्ड होती है और इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग फ्लू भी बोलते हैं, और दूसरी कफ, ये सारी की सारी डिसीज़ फैलती हैं वायरस से। एंड दीज आर कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि ऐसी डिसीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाएं, लाइक संक्रमित डिसीज़ होती हैं। जब भी आप किसी कफ वाले या इन्फ्लुएंज़ा वाले या कोल्ड वाले पर्सनस के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी डिसीज़ भी हैं जो बहुत ज़्यादा वायरस कॉज्ड होती हैं और बहुत सीरियस होती हैं। ये सीरियस डिसीज़ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो पोलियो और चिकन पॉक्स। These were very common disease in before the 20s. That time a lot of the people died because of them. इंडिया में itself to control the polio एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसको बोलते हैं पोलियो प्रोग्राम। पोलियो प्रोग्राम
और इस प्रोग्राम के थ्रू ही इंडिया से पोलियो को एलिमिनेट करने में हेल्प मिली है। इसी तरह होती है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के अंदर क्या होता है कि लोगों के शरीर पर बहुत छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है। दैट्स मीन ये भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो इससे बहुत ज़्यादा हाई स्केल पर जब लोग अनअवेयर थे इन चीज़ों से तो लोग संक्रमित होते थे और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती थी। अब बात करते हैं हम प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ के बारे में। प्रोटोजोआ जो हैं ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल डिसीज़ है डायरिया या डिसेंट्री। ये बीमारी जब होती है जबकि इंसान को इसे जनरली बोला जाता है पेचिस। और इस बीमारी में क्या होता है कि जो आंतें होती हैं तो इंटेस्टाइन उसके अंदर से फ्लूइड बाहर आने लगता है या उनकी जो मेम्ब्रेन होती है एक तरीके से अंदर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन वो बाहर आने लगती है हमारे फेसिस के साथ। उसके बाद दूसरी बीमारी आती है मलेरिया। इससे मलेरिया भी होती है और मलेरिया का रीज़न है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एंड इट इज़ ट्रांसफर्ड या फिर कैरिड बाय मॉस्किटो। हम इस मॉस्किटो के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। प्लाज्मोडियम इज़ वन ऑफ प्रोटोजोन। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम बैक्टीरिया कॉज्ड डिसीज़ के बारे में। इसमें एक दांतों की बीमारी भी आती है जो प्रोटोजोआ के थ्रू होती है जिसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दांतों से मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से ब्लडिंग होने लगती है जब आप किसी हार्ड चीज़ को खाते हैं तो, और मसूड़ों पे सूजन रहती है मोस्टली। ये भी बीमारी प्रोटोजोआ से ही होती है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल कॉज डिसीज़। कॉज डिसीज, अगर हम बात करें बैक्टीरियल कॉज डिसीज़ के बारे में तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन चीज़ आएगी वो आएगी हमारे पास टाइफॉइड। और इसके साथ ट्यूबरक्लोसिस। जनरली ये डिसीज़ जो होती हैं ट्रांसमिशन से होती हैं या फिर होती हैं गंदे पानी को पीने से। वो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कि वेयर डू ऑर्गेनिज्म लिव, ये ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, तो इनका हैबिटेट क्या है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करने वाले हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दे कैन सर्वाइव इन एनी ऑफ द हैबिटेट। और इनकी जो टाइप्स हैं, जो वैरायटीज़ हैं या इनकी स्पीसीज़ होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर रह सकती हैं। लेकिन उस चीज़ को समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझ लेनी चाहिए, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस, दे आर सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर। तो अगर हम बात करें कि किस एनिमल्स जब होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे होते हैं मैक्रोसेलुलर। या यूनिसेलुलर और पॉलीसेलुलर या हम कुछ भी वर्ड उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या मल्टी सेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं इनकी बॉडी पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल में रहती है। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप की सेल हो सकती हैं और इनका पूरा जेनेटिक मटेरियल या इनका प्लाज्मा ये सब कुछ इसी से करते हैं। मूवमेंट के लिए इसके अंदर सीलिया का पर फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। सीलिया मतलब इसी स्ट्रक्चर का बाहर निकल जाना जो मोशन में हेल्प करेगी। खाने के लिए भी ये अपनी इस पूरी सेल का ही यूज़ करते हैं।
अब अगर बात करें हम कुछ की, जो कि मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और साथ में यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ही कैटेगरी आती हैं। एक होती है हमारी सम ऑफ द एल्गी, जो कि मल्टी सेलुलर भी होती हैं, और इसके साथ आती हैं फंगई। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दे कैन लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें रेंजिंग, अगर हम इसकी देखें तो आप पाएंगे कि ये रह सकते हैं आइस कोल्ड ग्लेशियर क्लाइमेट और इवन हॉट स्प्रिंग्स, जिनका टेम्परेचर अराउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। इवन दे कैन सर्वाइव इन डेजर्ट along with that marshy lands, or even they also can survive in human body, animal body, and plants. They can live at any place or anywhere. It also depends on their habitat. A big variety of area they can survive in. इस चैप्टर में जो सबसे ख़ास चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले फ़ायदे या फिर उनसे होने वाले नुकसान। तो ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए हार्मफुल हैं। अस माने हमारे लिए ये कितने बेनिफिशियल हैं और कितने हार्मफुल, हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फोकस करूँगा इसी पार्ट पर कि क्यों बेनिफिशियल हैं। आपने देखा होगा कि जब प्रिपरेशन होती है कर्ड, ब्रेड और केक, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ऑल। तो हम जानते हैं यहाँ पर हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट क्या करता है कि वो कन्वर्ट कर देता है कर्ड को, ब्रेड को और केक को फ्रॉम देयर रिएक्टेंट और मटेरियल। तो हमने देखा होगा कि इन चीज़ों को बनाने के लिए हम ईस्ट का नॉर्मली यूज़ करते हैं। इवन इसके अलावा फूड मटेरियल के अलावा भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई एनिमल मरता है तो वो एक ऑर्गेनिक वेस्ट को क्रिएट करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन डेथ ऑफ एनिमल or along with that the one thing that is generally like vegetable waste, food materials after being spoiled, they all create organic waste। ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगी इनको तोड़कर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सिंपल सब्सटेंस फर्दर बाय द एनिमल और प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। इसी के साथ जिस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे वो है कि बैक्टीरिया का रोल और क्या क्या है। तो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बैक्टीरिया they are very very useful for the formation of the medicine।
जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है उसको फिक्स कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फिक्स करते हैं इससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और उसका हमको डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेकिंग ऑफ द कर्ड एंड ब्रेड। मेकिंग ऑफ curd and bread. It is the one of the most important industry of the market, जिसमें कर्ड और ब्रेड का प्रोडक्शन किया जाता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है बैक्टीरिया का। जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, और ख़ास बात यह है कि ये जो लैक्टोबैसिलस है ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड। हम इसे बोल सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस जो है, लेट मी करेक्ट दिस, ओके, लैक्टोबैसिलस प्रमोट करता है मिल्क से कर्ड बनाने में। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लैक्टोबैसिलस होते हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मिल्क होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। इसी तरीके से ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ चीज़, पिकल, और इसके अलावा मैनी फूड आइटम्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नाम सुना होगा जलेबी, केक वगैरह। इन सभी चीज़ों का यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में ही होता है, या ये बहुत ज़्यादा अच्छे से बन पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, जिसमें बैक्टीरिया में एक आता है हमारे पास ईस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फर्मेंटेशन। अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें तो इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो मटेरियल्स होते हैं लाइक स्टार्च वगैरह, इनसे अल्कोहल, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं हम विनेगर, इत्यादि को बनाया जाता है। इसी के साथ आप जानते होंगे इडलीज, साउथ इंडिया की फेवरेट डिश, डोसा, इन सब चीज़ों को भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही तैयार किया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है इन केस ऑफ व्हाट, फूड मार्केट। अब बात कर लेते हैं हम एक एक्टिविटी की। इट इज़ वेरी सिंपल एक्टिविटी। इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा फ्लोर लेना है, मतलब आटा, और इसके अंदर मिक्स करनी है थोड़ी सी शुगर, साथ में ऐड कर देना है इसके साथ ईस्ट पाउडर, जो कि मार्केट में शॉप पे मिल जाता है। अब कम से कम इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसको आटे जैसे स्ट्रक्चर में बनाते हैं, यानी कि एकदम हमको क्या करना है, जैसे आटा गूंदा जाता है ना, इस तरीके से बना दें। अब इसको कुछ टाइम के लिए अगर रख दिया जाए फॉर सम टाइम, तो आप पाओगे कि कुछ टाइम के बाद ये आटा जो पहले बहुत ज़्यादा एक सिंपल सी स्ट्रक्चर दिख रहा था, अब वो बदल के कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और ये यहाँ पर क्या होता है, फूल जाता है। और ये फूलता क्यों है, क्योंकि जो ईस्ट हमने अंदर डाले थे, दे स्टार्टेड डूइंग देयर एक्टिविटी, यानी कि रिप्रोड्यूसिंग। और जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है देन दे ब्रीथ, और उनमें क्या होती है, रेस्पायरेशन होता है।
और रेस्पायरेशन की प्रोसेस में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं CO2, जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं और ये बबल्स की फॉर्म में निकलती है। और इसके बबल्स जो होते हैं उन्हीं की वजह से ही जो हमने आटा लिया था, जो हमको बहुत कम सा छोटा सा दिख रहा था, वो क्या बना लेता है, फूल जाता है और उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम इटसेल्फ इंक्रीजेस एंड दैट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, द रिप्रोडक्शन और रेस्पायरेशन ऑफ द ईस्ट। और इसी जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनकर आया है आटा, इसी का यूज़ करते हैं हम बनाने में ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स। इन सब चीज़ों को बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, नाउ फर्दर वी आर मूविंग टूवर्ड द कमर्शियल यूज़, यानी कि लार्ज स्केल पर इनका क्या यूज़ है। अगर हम कमर्शियल यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में इनका एक बड़े लेवल पर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, वाइन और साथ ही विनेगर, इन सभी चीज़ों में यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अगर हम बात करें एल्कोहल की और साथ में वाइन की, तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है दैट इज़ ईस्ट। ये ग्रो करता है किसी भी नेचुरल शुगर पर, किसी भी नेचुरल शुगर पर, चाहे वो शुगर आती हो ग्रेन से, जैसे कि ग्रेन्स होते हैं बार्ले के, वीट, इवन राइस और फ्रूट जूस। ये इन पे ग्रो करता है और इनको बदल देता है अल्कोहल और वाइन में। अगर इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी जो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर घर पर करने की कोशिश करें तो दैट एक्टिविटी कुड बी कि आपको 500 ml का कोई भी व्हीकल लेना है। अगर आपके पास व्हीकल अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कोई गिलास भी ले सकते हैं। इसको कम से कम 3/4 वाटर से फिल कर दें। ठीक, तो हम जनरली कह सकते हैं कि अगर सपोज़ करें आपके पास ये कोई गिलास है जो कि लगभग 500 ml का है और नहीं भी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको लगभग 3/4 वाटर को फिल कर देना है। ठीक, जब आप इसको 3/4 वाटर से फिल कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर लगभग 2 से 3 स्पून शुगर को ऐड कर देना है। तो जब आप 2 से 3 स्पून शुगर को ऐड करेंगे तो ये शुगर क्या होगी, इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके डिज़ोल्व होने के बाद आप क्या करते हैं, इसके अंदर ईस्ट पाउडर डाल देते हैं। फिर जो नेक्स्ट काम आपके लिए बचेगा वो बचता है कि आपको क्या करना है, इसको ऊपर से कवर करना है किसी भी ऐसी चीज़ से जो इसको कवर कर ले, और इसको उठाकर रख देना है ऐसी जगह जो थोड़ी सी वार्म हो, यानी कि जिसका टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। दैट्स अ नॉर्मल टेम्परेचर, और इवन वी कैन से 25 या फिर रूम टेम्परेचर। जब आप इसे टेम्परेचर पर रखेंगे और इसको लगभग 4 से 5 आवर्स बीत जाएं और इसके बाद आप इसको स्मेल करते हैं, इसमें एक स्पेसिफिक स्मेल आएगी और वो स्मेल जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहल है, क्योंकि इस कंडीशन में शुगर का फर्मेंटेशन हुआ है और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो ये ईस्ट हमने लिए थे, इन ईस्ट का काम होता है इस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना,
और यही प्रोसेस कहलाती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और बहुत एंशियंट टाइम से इसको यूज़ किया जाता रहा है। लेकिन 1857 में पहली बार जो इसको पेटेंट हुआ वो हुआ बाय द नेम ऑफ द लुइस पास्चर। इन्होंने इसको एक केमिकल फॉर्म में डिस्कवर किया। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द डिस्कवरर और द फादर ऑफ द फर्मेंटेशन। इसके बाद जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन मेडिकल्स, मेडिसिनल यूज़। इस चीज़ को समझने से पहले आप एक एक्टिविटी को समझो। सपोज़ करें आप बीमार हैं, यू आर इल एंड यू गो टू डॉक्टर। डॉक्टर क्या कहता है, वो आपको एंटीबायोटिक्स देता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। वो आपको इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स दे दे, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल दे दे, या फिर इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। इन सभी फॉर्म्स में अगर वो आपको देता है मेडिसिन, उसको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक्स। कोई भी एंटीबायोटिक्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन। इनमें एक बहुत कॉमन सी मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का जो सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन होता है वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस मेडिसिन की जो सबसे ख़ास बात है दैट इज़ कि इट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज या डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। दिस इज़ द बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज के टाइम में बहुत नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड और प्रोड्यूस्ड और ये किससे प्रोड्यूस हो रही हैं, दे आर द बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं हमारे फंजाई। इनसे इनको डिस्कवर किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें कुछ कॉमन है जिनको जनरली हम जानते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और साथ में टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। These all are made from the fungi or bacteria. In 1929, Alexander Fleming, it was the first name, who discovered the penicillin. तो itself he is the first person जिसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को। And the discovery of penicillin itself is a very very interesting story कि how it was discovered. That was complete accident in which he tried to think and finally the penicillin was discovered. Antibiotics are also used to cure the disease in animals and even plants. So they are used in many places to cure many diseases. Even some of the disease those were like the viral disease पर antibiotics का कोई भी असर नहीं होता. They do
any effect on some of the viral disease like influenza or cold. They make no kind of effect on them. अगली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीन्स। अगर हम बात करें वैक्सीन की तो हम जनरली जानते हैं आजकल ये सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड रहा है और इवन इसकी इम्पोर्टेंस हमको पता चली कुछ ही दिन पहले जब हम बात करते थे कोरोना की। एक्चुअली होता क्या है, हमारा शरीर जो है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है और हम सोशल एनिमल्स हैं, दैट्स वाई हम अपनी तरह के लोगों से मिलते रहते हैं। जब भी कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक, किसी भी मीडियम के थ्रू, ठीक, चाहे ये जाता है वाटर, फूड या फिर कोई भी चीज़ या फिर रियल कांटेक्ट के थ्रू, फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू, तो हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स के तौर पर काम करती है, यानी कि उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स करती है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ का काम होता है फाइट करना किन के साथ, ये जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं और इन इन्वेडर्स को मारकर ख़त्म कर देना, ठीक। ये काम होता है किनका, एंटीबॉडीज़ का, जो रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस की जाती हैं हमारे बॉडी के थ्रू, ठीक। अब इसी चीज़ के मेथड के बेसिस पर वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है कि जो डेड और वीकन माइक्रोब्स होते हैं, वीकन माइक्रोब्स, इन माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एंड व्हेन दे वर इंट्रोड्यूस, तो हमारी जो हेल्थी बॉडी होती है, हेल्थी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इनसे फाइट करने के लिए, इन इन्वेडर्स को किल करने के लिए, इन बैक्टीरिया और इन्वेडर्स को वो सुटेबल प्रोड्यूस करेगी, सुटेबल एंटीबॉडीज़। इट प्रोड्यूसेस सुटेबल एंटीबॉडीज़। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये क्या होती हैं, एक बार अगर प्रोड्यूस हो जाएं तो हमारी बॉडी में फॉरएवर के लिए स्टोर हो जाती हैं। या आप ऐसा सोच लीजिए कि जब किसी बैंक के अंदर, जो हमारी बैंक है आरबीआई, अगर यहाँ पर एक बार कोई एक तरह का नोट प्रिंट होता है, ठीक, तो उस नोट के जो प्रिंट हैं, यानी कि जो उसकी एक छाप है, उसको बैंक के अंदर हमेशा के लिए क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। अब फर्दर इन फ्यूचर हमको इसी तरीके के नोट छापने हैं तो हम इस छाप का यूज़ करके उन नोटों को दोबारा छाप सकते हैं। ऐसे क्या होते हैं, जो भी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं ये सब की सब क्या हो जाती हैं, इनकी जो प्रिंट है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। अब जब भी कुछ ऐसा वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो ये दोबारा से ये इसी वाली कॉपीज़ क्या हो जाएंगी, बनना शुरू हो जाएंगी और वो तेज़ी से जाकर इस पर अटैक करती हैं और इसको ख़त्म कर देती हैं। तो जब कोई वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी में दोबारा से, जो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उसको अटैक करने के लिए जो उसको मार सकती हैं ऐसी एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर के अंदर पहले से रेडी होंगी। उनको जैसे ही पता चलेगा वो जाकर इस वायरस के ऊपर या इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही क्या करता है, सारी वैक्सीन काम करती हैं। वैक्सीन वर्क्स लाइक दिस। अब अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो कौन कौन सी डिसीज़ हैं जिसके अंदर जनरली वैक्सीनेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो वैक्सीनेशन का यूज़ किया जाता है कॉलरा में। दूसरी होती है डिसीज़ जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं वो है ट्यूबरक्लोसिस। इसको एक नाम और देते हैं जिसको बोलते हैं हम टीबी, ओके।
इसके बाद आती है स्मॉल पॉक्स, ठीक। इसके बाद आती है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक गंदे पानी से होने वाली डिसीज़ है, ठीक। ये पानी में प्रेजेंट होती है। दिस ऑल द डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू द वैक्सीनेशन, कि अगर एक सुटेबल टाइम पर या सुटेबल एज पर वैक्सीनेशन अगर कराया जाए तो इन सभी डिसीज़ से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। अब फर्दर हम बात करने वाले हैं कि इन 1798 पहली टाइम या फर्स्ट टाइम वन ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट vaccine, that was Edward Jenner. Edward Jenner. He was the first person who discovered the vaccine for smallpox. He discovered the vaccine for smallpox from the cow, and it was so much relevant and so much interesting. ठीक, जैसा आप जानते होंगे, हम जब बचपन में होते थे तो उस टाइम एक वैक्सीन चलती थी, ओरल वैक्सीन जिसको बोलते थे, वो पिलाई जाती थी प्लस पोलियो प्रोग्राम के बेसिस पर, ठीक। इट्स अ वन ऑफ द वायरल डिसीज़ जो ओरल वैक्सीन हुआ करती थी, ठीक। नाउ द वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय माइक्रोस्कोप्स, और ये सभी की सभी वैक्सीन जो होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं या बनाई जाती हैं, ऑलराइट। और इनको एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है टू इरेडिकेट द डिसीज़, They were produced at large scale. Now further हम डिस्कस करेंगे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक और जो बेनिफिट है उसके बारे में, दैट इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। बहुत बड़ा रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि सम बैक्टीरिया जो होते हैं इनका काम होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनके अंदर एक तो आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और साथ में इनके आते हैं साइनोबैक्टीरिया। They can fix atmospheric nitrogen. They can fix atmospheric nitrogen into organic compound. और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दे मेक soil fertile. These organic compound they have nitrogen makes the soil fertile, और इसी वजह से इन बैक्टीरियाज को बोलते हैं या इन माइक्रोब्स को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। इसमें कौन आते हैं? ब्लू ग्रीन और साइनोबैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरियास या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की हम आगे बात करेंगे। सपोज़ करें आपके पास एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हम जानते हैं जब कोई एनिमल मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन, और डेड प्लांट, या फिर यहाँ पर हम समझ सकते हैं वेजिटेबल वेस्ट, ये सभी की सभी को एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनको क्या करते हैं? डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक। और डीकम्पोज करने के बाद इनको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में।
और मैन्योर जो होते हैं सिंपल सब्सटेंस होते हैं, सिंपल सब्सटेंस होते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया इनको कन्वर्ट कर रहे हैं कहाँ से, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में, दे आर प्रोवाइड और फिनिश जो भी हार्मफुल मटेरियल है, हार्मफुल एंड स्मेली मटेरियल है, स्मेली मटेरियल जैसे कि सब्सटेंस है, इनटू यूज़फुल सिंपल सब्सटेंसेस। ऑलराइट, ये उनको यूज़फुल और सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देते हैं और ये सिंपल सब्सटेंसेस दोबारा से प्लांट्स के थ्रू अगेन यूज़ कर लिए जाते हैं, अगेन एंड अगेन यूज़ कर लिए जाते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, ये प्रोसेस चलती रहती है और इससे ज़मीन की फर्टिलिटी भी बढ़ती है और उसके साथ साथ जो हम सबसे ख़ास चीज़ देखेंगे वो ये कि यहाँ पर प्लांट्स को एज ए मैन्योर मिल जाते हैं। ऑलराइट, नाउ हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में, दोज वर लाइक हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। हार्मफुल माइक्रोब्स, ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स जो हैं बेनिफिशियल हैं, सम ऑफ देम आर ऑल्सो हार्मफुल। ठीक, अगर हम इनमें बात करें तो जैसे पहली चीज़ हम लोग जानते हैं कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो स्पॉइल कर देते हैं फूड को, वो ख़राब कर देते हैं लेदर और साथ में क्लोथ्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये क्या कर देते हैं, धीरे धीरे ख़राब कर देते हैं। दे ऑल्सो कॉज्ड डिसीज़, they also cause disease even in human, animals और plants। इन सभी में ये क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं। और जो भी ऐसे डिसीज़ को कॉज करेगा, दो सच माइक्रोब्स जो कहलाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पैथोजन। यानी कि जिन माइक्रोब्स की वजह से कोई डिसीज़ कॉज होती है उसी को बोल देते हैं हम पैथोजन्स। अब ये हमारी बॉडी में पहुंचते कैसे हैं, तो ये गो थ्रू सम मीडियम्स, और वो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और फूड हो सकता है, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन मीडियम्स। एक चीज़ बचती है हमारी, दैट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है कि अगर हम किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ जाएं जो पहले से क्या हो, इन्फेक्टेड हो, और उससे डिसीज़ जो है ट्रांसमिट हो जाए, वायरस या माइक्रोब्स जिनको हम पैथोजेंस कह रहे हैं यहाँ पर, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाए हमारी बॉडी में। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट कहलाएगा। कोई भी डिसीज़ जो एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कांटेक्ट से एक से दूसरे इंसान में जाती है, उन सभी डिसीज़ के लिए एक टर्म यूज़ होता है, कम्युनिकेबल डिसीज़। इनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ के नाम से बुलाया जाता है। अब कुछ जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उनमें सबसे कॉमन जो डिसीज़ आती हैं वो आती हैं कॉलेरा, उसके साथ आती है कॉमन कोल्ड, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन डिसीज़ है। फिर आती है चिकन पॉक्स, और इवन उसके साथ आती है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। अब सपोज़ करें कुछ डिसीज़ कैसे फैलती हैं, इसको समझें आप। सपोज़ करें कोई पर्सन है और ही सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, तो ये सफरिंग पर्सन अगर स्नीज करे, यानी कि अगर वो छींकता है, तो उसके साथ बहुत सारी ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर, या फिर वाटर हम बोल सकते हैं। ये स्मॉल ड्रॉपलेट होती हैं मॉइस्चर की, और उसके साथ निकलते हैं वायरस विच कैन कॉज कॉमन कोल्ड। ठीक,
अब अगर कोई हेल्थी इंसान जो कि हेल्थी है पर्सन है, ऐसे इन्वायरमेंट में सांस लेता है जहाँ पर पहले से हमारे पास कॉमन कोल्ड के वायरस प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा, उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो दिस इज़ द मीडियम बाय विच ए पर्सन इज़ बीइंग इन्फेक्टेड ड्यू टू व्हाट, क्योंकि वो उस जगह पर क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है। और कहाँ पे ब्रीथ कर रहा है, जहाँ पे पहले से ये वायरस प्रेजेंट है। ठीक, अब कौन कौन से प्रिवेंशंस हो सकते हैं जिससे हम दूसरे लोगों को इसके फैलने से बचा सकते हैं। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में एक बहुत कॉमन सी चीज़ आती है कि जब भी कोई इंसान इस बीमारी से पीड़ित हो या उसे ये बीमारी हो, तो वो अपने साथ हमेशा रखे कीप हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ यानी कि एक कपड़े का रुमाल वो अपने साथ ख़ास तौर से रखे। और जब भी वो स्नीज करता है, जब भी वो स्नीज करता है तो अपने मुंह को कवर कर ले, मुंह कवर माउथ एंड नोज बाय दिस हैंकरचीफ, जिससे क्या होगा, जो वायरसेस हैं उनका स्प्रेड ठीक से नहीं हो पाएगा और इस तरीके से इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। ठीक, अब आगे जो हम बात करने वाले हैं जिस चीज़ के बारे में, उसे बोलते हैं हाउस फ्लाई। एक्चुअली हाउस फ्लाई क्या है, ये कैरियर है डिसीज़ का। अब ये किस तरीके से डिसीज़ को स्प्रेड करती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सपोज़ करो हाउस फ्लाई किसी गार्बेज पे बैठती हो और गार्बेज पे बैठने के बाद ये क्या करेगी, वहाँ की जो गंदगी है उसको अपनी बॉडी के ऊपर चिपका लेगी। ठीक, अब यही हाउस फ्लाई जाएगी और साफ़ सुथरे फूड पर बैठेगी। जब ये उस फूड पर बैठेगी तो जो भी जर्म्स और जो पैथोजेंस इसकी बॉडी पे चिपके हुए हैं वो कहाँ जाकर चिपक जाएंगे, खाने पर चिपक जाएंगे। और जब इस खाने को कोई हेल्थी पर्सन खाता है तो ये माइक्रोब्स उसकी बॉडी के अंदर क्या कर जाते हैं, एंटर्ड कर जाते हैं। और जब भी माइक्रोब्स किसी की बॉडी में एंटर करते हैं तो वो क्या करेगा, वो इंसान फॉल सिक यानी कि बीमार पड़ जाएगा। अब इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी शुड कवर्ड फूड टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्टामिनेशन। तो कॉन्टामिनेशन से बचाने के लिए हमको फूड को कहाँ रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई भी बीमारी ना फैले। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि और कौन से कैरियर्स हैं जो बीमारी को एक से दूसरे में फैलाते हैं। तो उसमें आती है पहली चीज़ हमारी फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज क्या है, एक मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो, और इसका काम होता है कि ये इट इज़ अ कैरियर ऑफ द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। इट इज़ कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ठीक, जब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है पैरासाइट, पैरासाइट स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिज्म which are survive on any host for their need and causes disease। यानी किसी होस्ट पर रहेंगे, होस्ट का मतलब किसी इंसान जानवर पर रहेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, बीमारियों को फैलाएंगे अपनी नीड्स यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये किसी ना किसी इंसान पर रहते हैं और उसके अंदर बहुत सारी बीमारियों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। ठीक, अब जो मलेरिया का पैरासाइट होता है इसका नाम होता है प्लाज्मोडियम।
एंड द प्लाज्मोडियम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोआ, यानी कि ये यूनिसेलुलर होता है और ये क्या करता है, मच्छर के अंदर कैरियर के थ्रू मच्छर पे एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है जिसकी हमें यहाँ पे बात करना है वो है फीमेल एडीज मॉस्किटो। ये भी क्या है, मच्छर है और ये भी क्या है, कैरियर है ऑफ डेंगू वायरस, यानी कि जो डेंगू वायरस होता है ये उसका कैरियर होता है, ये इसे एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचा देता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इनके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं। तो इनके प्रिवेंशन में कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं गड्ढों में या किसी जगह पर पानी भर जाए तो जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो इस पानी के ऊपर ही क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं। तो पूरी पूरी कॉलोनियाँ होती हैं इनकी जिसमें बहुत सारे अंडे होते हैं। ठीक, तो हमारा काम है कि इन पानी से भरी हुई जगहों को क्या कर दें, मट्टी से भर दें, जिससे ना ही इन जगहों पर वाटर होगा या वाटर स्टोर होगा और ना ही यहाँ पर मॉस्किटो की ब्रीडिंग होगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम मच्छरों की तादाद को कम कर सकते हैं। ऑलराइट, जो दूसरा पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना है दैट इज़ कि जब भी हम सोए या फिर जहाँ पर ज़्यादा मॉस्किटोज़ हों वहाँ पे हमको मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ हम दूसरी चीज़ कर सकते हैं, स्प्रे और रिपेलेंट। ठीक, लेकिन जनरली क्या है, हमको यूज़ करना चाहिए मॉस्किटो बिकॉज़ इट इज़ वेरी सिक्योर और वैसे भी इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम होते हैं और हमको इनकी जनरेशन या फिर इनकी तादाद को बढ़ने से रोकने के लिए हमको इस्तेमाल करना चाहिए पानी को कलेक्ट ना होने देना। अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमको बताएगा कि ह्यूमन डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं, इनके कॉज्ड क्या हैं, इनके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या हैं और हम इनके लिए कौन कौन से प्रिवेंशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कौन सी डिसीज़, टीबी की, तो ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। ऑलराइट, ये इसका ट्रांसमिशन का मोड जो है वो एयर होता है कि एयर से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। इसी तरीके से बात करते हैं हम दूसरी डिसीज़ हमारे पास मेसल्स, ये वायरस से होने वाली डिसीज़ है, एयर से फैलती है। ठीक, इसके बाद आती है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होने वाली डिसीज़ है और ये फैलती है एयर और कांटेक्ट से, कि अगर कोई इंसान का कांटेक्ट है जिसको ऑलरेडी डिसीज़ है तब, या फिर एयर से। अगला आता है पोलियो। पोलियो भी एक वायरल डिसीज़ ही है और ये फैलती है एयर प्लस वाटर से। ये सभी डिसीज़ जो हैं वो एयर कांटेक्ट और एयर वाटर से फैलने वाली हैं, यानी कि सबकी सब कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती हैं बड़ी ही आसानी से। अगर इनकी प्रिवेंशन की बात करें तो पहली चीज़, जो भी इंसान इससे इन्फेक्टेड हो उसको आइसोलेट कर दिया जाए, यानी कि एक से दूसरे इंसान में फैलने से रोकने के लिए उसको दूसरे इंसानों से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। साथ में जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है उनको भी उससे दूसरे इंसानों से अलग रखा जाए। ठीक, वैक्सीनेशन इंसान को दे देना चाहिए एट सुटेबल एज, जिससे क्या हो, फ्यूचर में इन बीमारियों से बचा जाए। तो जब वो उसकी सुटेबल एज हो तभी इंसान को वैक्सीनेशन दे देना चाहिए, जिससे आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग जिन इंसानों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको ये वैक्सीनेशन मिल जाना चाहिए पहले, जब उनकी एज इसके कैपेबल हो। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम कॉलरा की।
अगर कॉलरा की बात करूं तो ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। ये होती है वाटर और फूड से। जब भी गंदा पानी या गंदा खाना खाया जाता है तो उनकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती है। दूसरी आती है हमारी टाइफॉइड। ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है और ये फैलती है गंदा पानी पीने से। इस कंडीशन में हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किस चीज़ पर, वो है हाइजीन, साफ सफाई, और साथ में ही गुड सैनिटरी हैबिट्स, ठीक। उसके साथ प्रॉपर कुक्ड फूड हो, साथ में इंसान को बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब रिक्वायरमेंट है तब इसकी वैक्सीन ले लेना चाहिए, जिससे कि इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब बात करने वाले हैं हम अगली चीज़ की, वो है हमारे पास हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए फैलता है वायरस से, और वो भी गंदा पानी पीने से। तो नॉर्मली क्या होता है, वाटर के अंदर हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं, लेकिन इसके डिपेंड करते हैं कि इंसान कितना इम्यून है उससे, ठीक, जिसकी वजह से उसको बीमारी पे जल्दी होगी या देर से होगी। इसमें बात करते हैं, इसमें पीना चाहिए इंसान को ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, और साथ में वैक्सीनेशन का भी ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। हेपेटाइटिस की वैक्सीन स्टार्टिंग में ही ले लेनी चाहिए। फिर बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। हम प्रोटोजोआ का नाम जानते हैं, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। और अगर हम इसके मोड की बात करें तो हम जानते हैं इसका मोड होता है मॉस्क्यूटो। ठीक। और इनसे बचने के तरीके हमको पहले से पता हैं कि हम मॉस्क्यूटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ही जो सबसे ख़ास चीज़ है वो ये कि जहाँ पर भी पानी कलेक्ट हो रहा हो वहाँ उन जगहों को ढक दिया जाए या बंद कर दिया जाए, जिससे वहाँ पर मॉस्क्यूटोज़ की जो जनरेशन्स हैं या फिर जो मॉस्क्यूटो की कॉलोनी है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। तो जब हम बात करते हैं कि कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिसीज़ ऑल्सो फैलाते हैं ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स में भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका जनरल एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक डिसीज़ का नाम है एंथ्रेक्स, ठीक। ये डिसीज़ नॉर्मली क्या होती है, बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया से। अब इसकी ख़ास बात यह है कि ये ह्यूमन बीइंग में तो डिसीज़ फैलाती है, साथ में एनिमल्स में भी ये डिसीज़ फैलाती है, ठीक। और ये जिस बैक्टीरिया से होती है उसकी डिस्कवरी की थी 1876 में रॉबर्ट कोच ने। और जो इस बैक्टीरिया से ही होती है उसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। इसकी वजह से ये होने वाली डिसीज़ है। इट्स वन ऑफ द डेंजरस डिसीज़ इन एनिमल्स। एक डिसीज़ आती है फुट एंड माउथ डिसीज़। ये डिसीज़ होती है एनिमल्स के अंदर। अब इसके अंदर ख़ास बात यह है कि ये डिसीज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स में होती है, और इसकी वजह से जो जानवर होते हैं उसके अंदर उनके मुंह सूज जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा छाले बन जाते हैं, या फिर पैरों में पैर सड़ने लगते हैं, और इसका रीज़न होता है वायरस। ये कुछ डिसीज़ हैं जो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में होती हैं, कुछ जो एनिमल्स में होती हैं, और कुछ हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स में होती हैं। इसके साथ ही कुछ डिसीज़ ऐसी भी हैं जो प्लांट्स के अंदर हो जाती हैं। ये भी क्या होगी, इन्हीं माइक्रोब्स की वजह से होंगी। और जब किसी प्लांट्स यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, राइस,
पोटोटोज़ या फिर टमाटोज़ या शुगर कैन, इनमें कोई भी बीमारी होगी तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है उनके ईल्ड पर। ईल्ड मतलब यानी कि जो फसल की मात्रा होती है उस पर। और उसकी वजह से क्या होता है कि फसल की मात्रा क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस हो जाती है और समटाइम पूरी की पूरी फसलें भी क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। अब इनको कंट्रोल करने के लिए जो भी माइक्रोब्स के अंदर ये माइक्रोब्स की वजह से डिसीज़ होती है, हम यूज़ करते हैं केमिकल्स का। ये केमिकल्स क्या करते हैं, उन माइक्रोब्स को मार देते हैं, जिसकी वजह से डिसीज़ क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है इन प्लांट्स के अंदर। ठीक, कुछ डिसीज़ हैं जिनको हम नॉर्मली जानते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नींबू के अंदर एक डिसीज़ होती है सिट्रस कैंकर। जितने भी विटामिन सी वाले हैं या जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें ये डिसीज़ होती है। ठीक, और ये डिसीज़ होती है बाई बैक्टीरिया और इसका स्प्रेड होता है थ्रू एयर। एयर के थ्रू ये एक से दूसरे में फैलती रहती हैं। फिर बात करते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। ये क्या होता है, एक येलो कलर का मटेरियल बन जाता है गेहूं की बालियों के ऊपर। जो गेहूं की बालीज होती हैं उनके ऊपर क्या होता है कि येलो कलर का मटेरियल बन जाता है, जिसको बोलते हैं रस्ट ऑफ आयरन। और ये रस्ट होती है फंजाई की और ये फैलती है एयर या फिर पहले से ही कॉन्टामिनेटेड सीड्स हो, यानी कि सीड्स के ऊपर ही ये फंगस का मटेरियल प्रेजेंट हो तब। अगली डिसीज़ आती है जिसको बोलते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, और इसका दूसरा इम्पोर्टेंट नाम है जिसको बोलते हैं ओकरा। तो ये जो डिसीज़ है जिसमें येलो वेन्स हो जाती हैं, यानी कि पत्ते जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, येलो कलर के दिखाई देने लगते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरसेस, और इसका स्प्रेड जो होता है वो होता है इंसेक्ट से, यानी कि इंसेक्ट एक पौधे से दूसरा, दूसरे पौधे से तीसरा, तीसरे पौधे से चौथा, और इसी तरीके से क्या करते हैं, इस पूरी डिसीज़ को एक जगह से दूसरी जगह फैला देते हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। जब भी तुम्हारे सामने फूड पॉइजनिंग का नाम आता है तो एक चीज़ जो हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि फूड पॉइजनिंग होती क्यों है। ऑलराइट, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई फूड मटेरियल है और हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इस पर बहुत सारे माइक्रोब्स किसी ना किसी वे में आ गए, या तो गंदे बर्तन थे इस वजह से आ गए, या फिर जहाँ पर हमने रखा है वहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा फ्लाइज़, हाउस फ्लाइज़ या फिर गंदगी थी, इसकी वजह से क्या होता है, या धूल मिट्टी के साथ बहुत सारे माइक्रोब्स आ गए। अब ये माइक्रोब्स के अंदर क्वालिटी क्या होती है कि ये स्पॉइल कर देते हैं फूड को, और जो स्पॉइल्ड फूड होता है ये, अगर कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल इसको खाता है तो ये क्या करेगा, ये कॉज करेगा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, ठीक, और इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, और इसी वजह से क्या होता है, सम टाइम लोगों की मौत भी हो जाती है। ठीक, इट कॉजेज़ अ सीरियस डिसीज़, एक्चुअली द सीरियस स्टमक प्रॉब्लम्स। क्या होता है, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल्स को, जिन्हें बोल सकते हैं हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। ये क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं किसी भी सब्सटेंस पर, जिससे क्या होता है, फूड पॉइजनस हो जाता है। और जब भी कोई इंसान इसको खाता है तो ये क्या करते हैं, उसके अंदर कॉज कर देते हैं सीरियस कंडीशंस ऑफ डेथ। कंडीशन जिसमें बहुत ज़्यादा इंसान को नुकसान होता है, और सम टाइम ये भी देखा गया है कि लोग इसकी वजह से मर जाते हैं अगर उनको टाइम पे इलाज ना मिले तो। अब इस चीज़ को कैसे बचाया जा सकता है, इसके प्रिवेंशंस क्या हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके जो जनरल प्रिवेंशंस हैं, दोज वर लाइक
कि फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, यानी कि हमको फूड को किस तरीके से हम स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं, उस चीज़ को समझें। तो पहले बात यह है कि स्पॉइल्ड फूड होता क्या है। स्पॉइल्ड फूड होता क्या है, ठीक। तो स्पॉइल्ड फूड के लिए उसमें क्या होनी चाहिए, बैड स्मेल होनी चाहिए, ठीक है, एंड ऑल्सो बैड टेस्ट। बैड स्मेल होनी चाहिए, बैड टेस्ट होना चाहिए, और फूड का क्या होता है, समटाइम कलर भी चेंज हो जाता है, यानी कि वो उस कलर का दिखाई नहीं देता जिस कलर का वो है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ केमिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और वो केमिकल मेथड जो है हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव का काम ही होता है टू स्टॉप और किल द माइक्रोब्स। ऑलराइट, यानी कि स्टॉप कर देते हैं उनकी ग्रोथ को, या फिर माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, ठीक, बहुत टाइम तक अगर ये लगे रहें तो। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट, इडिबल ऑयल, ठीक, और साथ में एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वही है जिसको हम विनेगर बोलते हैं। ऑलराइट, ये सब के सब इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, ये सब के सब इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। अगर हम बात करें पिकल की, तो पिकल के केस में क्या होता है, हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट एंड विनेगर, विनेगर एज प्रिजर्वेटिव, एज प्रिजर्वेटिव। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट फूड मटेरियल और पिकल फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स के अटैक से क्या करता है, बचाए रखता है मटेरियल्स को। कुछ केमिकल्स भी हैं जिनका यूज़ किया जाता है, और वो हम एज ए सॉल्ट यूज़ करते हैं, और वो सॉल्ट हैं, अगर मैं उनकी बात करूं यहाँ पर, तो वो है सोडियम बेंजोएट, और दूसरा होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करते हैं किस काम में, फूड को प्रिजर्व करने के लिए या फूड को पॉइजनिंग से बचाने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू क्या किया जाता है, डिफरेंट तरीके से फूड मटेरियल्स को बचाया जाता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं फूड को बेकार होने से बचाने के लिए बाय प्रिवेंशन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कि कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करके हम फूड मटेरियल को बचा सकते हैं। उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सॉल्ट का यूज़ किया जाता है, ऑल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट और प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज, टमेरिंड एट्सेट्रा। साथ में जो सबसे ख़ास चीज़ें होती हैं जिसमें हम फ़िश का मतलब इसका मेन यूज़ है, वो है मीट को सिक्योर करने का। मीट्स में भी जो स्पेशल आता है वो आता है फ़िश, यानी कि फ़िशिश को आइस लगाने के बाद और सॉल्ट लगाने के बाद क्या किया जाता है, बहुत लंबे टाइम के लिए से प्रिजर्व कर दिया जा सकता है। इसके अलावा क्या करते हैं, शुगर का यूज़ भी होता है। शुगर का यूज़ करते हैं हम जेम्स, जेलीज़ एंड स्क्वेंसिस के लिए, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है, इसकी वजह से ये क्या करता है, बहुत टाइम तक सिक्योर रह सकता है।
अब शुगर करती क्या है, ये क्या करती है, ये रिड्यूस कर देती है मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा ये उसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, जिससे क्या होता है, विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, यानी कि रोक देता है। और यही रीज़न है कि जिसमें शुगर ज़्यादा होती है वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, काफ़ी लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाती हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस जगह पर और भी एक ख़ास चीज़ की, वो है प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ठीक, तो हम जानते हैं जैसे कि पिकल के अंदर यूज़ किया जाता है ऑयल का, और इसका यूज़ से किया जाता है साथ में किसके अंदर, विनेगर के अंदर। ठीक, अब ये कौन कौन सी चीज़ों को बचा सकता है, तो उसकी चीज़ अंदर हो जाएंगी हमारी पिकल, दूसरा हो जाएगा हमारा वेजिटेबल, साथ में ये फ्रूट्स, फिश, मीट एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों के अंदर क्या कर सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द फूड, यानी कि फूड के जो एक्सप्लॉइट होता है उससे हम इस चीज़ तरीके से चीज़ों को बचा सकते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम जनरली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम चीज़ों को हीट करने के बाद सिक्योर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाय बॉइलिंग, हम बॉईल करते हैं जब किसी भी चीज़ को, तो उसके अंदर जो प्रेजेंस माइक्रोब्स हैं वो क्या हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं। बॉइलिंग किल्ड्स माइक्रोब्स। अब जब माइक्रोब्स किल्ड हो जाएंगे तो उसको अगर हम ढककर संभाल कर रखेंगे तो क्या होगी, एक लंबे टाइम के लिए क्या हो जाएगी, वो प्रिजर्व्ड हो जाएगी, जब तक कि उसमें दूसरे माइक्रोब्स एंटर ना कर जाएं। दूसरा तरीका होता है कोल्ड कंडीशन में लाने के लिए, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, टेम्परेचर को लो कर देता है, और जब टेम्परेचर लो होगा तो ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इस तरीके से माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, और वो बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको पता चलेगा कि यहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, तो उसमें खाने का या फूड मटेरियल का ख़राब होने की संभावना क्या हो जाती है, कम होती जाती है। इसी वजह से फूड मटेरियल को कहाँ रखा जाता है, फ्रीज़ वगैरह में रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम पॉस्चराइज्ड मिल्क के बारे में। तो पॉस्चराइज्ड मिल्क जो होता है, इसमें जो सबसे ख़ास कंडीशन होती है कि पहले दूध को लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, अराउंड 15 से 30 सेकेंड, और एज द 15 to 30 सेकेंड फिनिश होते हैं, सडनली इस फूड मटेरियल को या फिर इस मिल्क को क्या कर देते हैं, चिल्ड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे पहुंचा देते हैं। फिर इसकी पैकिंग कर दी जाती है, और ये पैक्ड फूड हमारे घरों में आता है और हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये मिल्क को इसी तरीके से क्या किया जाता है, पॉस्चराइज्ड कर दिया जाता है, जिससे इसके अंदर के सारे माइक्रोब मर जाते हैं, और उसके बाद कूल डाउन कर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाए कि वो लंबे टाइम के लिए क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए या प्रिजर्व्ड हो जाए। इस प्रोसेस को जनरली बोला जाता है पॉस्चराइजेशन। It was discovered by Lawrence Pasteur। ठीक, अब अगली कंडीशन आती है हमारी, यहाँ पे हम बात करेंगे स्टोरेज एंड पैकिंग। लेट्स स्टार्ट। अगर हम स्टोरेज एंड पैकिंग की बात करें तो हमने देखा होगा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और साथ में जो वेजिटेबल्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है, सील्ड पैकेट में पैक कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है
कि वहाँ पर एयर की प्रेजेंस कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर माइक्रोब्स जो हैं आसानी से सांस भी नहीं ले सकते, और वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ भी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और वो नेचर के कांटेक्ट में नहीं रहता है फूड मटेरियल, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पॉलीथीन वगैरह के पैकेट में करते हैं पॉलीथीन, ठीक, जिसकी वजह से क्या होते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती और ये फूड मटेरियल बहुत लंबे टाइम तक सिक्योर रहते हैं। अब बात करने वाले हैं हम अपनी सेकंड लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑलराइट, नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में क्या होता है कि यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, जिसको हम, इन बैक्टीरिया को हम ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ द बैक्टीरिया दे वर लाइक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फिर फंगस, ठीक। उसमें जो सबसे ख़ास चीज़ आती है वो आती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते हैं पल्सिस होती हैं, ये पल्सिस बॉटनी के अंदर एक फैमिली के अंदर आते हैं जिनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट है, ठीक, रूट्स हैं, इसमें नोड्स पाई जाती हैं, और इन नोड्स के अंदर एक फंगस रहता है जिसको बोलते हैं फंगस या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, एक एल्गी रहता है, साथ में समटाइम इसे फंगस के साथ रहता है, समटाइम बैक्टीरिया के साथ रहता है, ठीक। इसका नाम होता है बैक्टीरियम राइजोबियम। क्या नाम है इनका? बैक्टीरियम राइजोबियम, ठीक। और ये शो करते हैं सिम्बोटिक बिहेवियर या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, किसके साथ? विद प्लांट्स, ठीक। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को आसानी से समझने के लिए आप ऐसा सोचें कि ये एक टू वे प्रोसेस होती है, कि अगर ये कोई दो इंडिविजुअल हैं तो इनमें से जो एक होगा वो कुछ देगा पहले वाले को, और पहले वाला कुछ देगा बाद वाले को, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, ऐसे रिलेशन में है कि विन विन कंडीशन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पर जो, अगर हम इसको बोल देते हैं ये प्लांट है और ये क्या है, ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक। तो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर नाइट्रेट्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रेट में, और यही चीज़ें ये प्रोवाइड कर देता है किसको, प्लांट को। प्लांट जो भी फूड बनाता है वो दे देता है किसको, मतलब जो भी फूड वो अपने पूरी बॉडी में पहुंचाएगा वो पहुंचा देगा किसके पास, ऑल्सो इस बैक्टीरियम के पास। तो ये रिलेशन क्या है, विन विन कंडीशन है, जिससे प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो पाती है, ठीक। और प्लांट में जो है जो नाइट्रोजन है वो इन बैक्टीरिया की हेल्प से एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फिक्स हो जाती है, ठीक। इसमें जो प्लांट्स होते हैं लेगुमिनस में वो आते हैं, जैसे पीस वगैरह, पीस आती हैं जो कि एक दालों में से है, और बीन्स ये भी क्या है, एक दालों की कैटेगरी में है। नाइट्रोजन फिक्स होने का एक और रीज़न है, दैट इज़ समटाइम क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग की वजह से भी क्या होता है, नाइट्रोजन N2 जो एटमॉस्फेयर की है वो कन्वर्ट हो जाती है और गेट इन थ्रू द सॉइल, इससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बची है हमारे पास, जिसको हमें समझना है, कि हम जानते हैं कि यहाँ पर एक तो बैक्टीरिया हो गए हमारे पास जो कैसे हैं, नाइट्रीफाइंग है, दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं डी नाइट्रीफाइंग। अब डी नाइट्रीफाइंग का केस जो है, इसमें क्या होता है कि इन बैक्टीरिया का काम है, जो भी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, नाइट्रेट्स हैं,
उनको क्या करना है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना। तो इनको बोलते हैं, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इस वजह से इनको बोला जाता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब इसके अंदर जो लास्ट चीज़ बची है जिसको हम अभी डिस्कस करके ख़त्म करेंगे, दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो इसको हम यहाँ पे फिनिश कर कर ही बात ख़त्म करते हैं। अब सपोज करो आप जानते हो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन गैस है वो भी कितनी है, लगभग 78%। ऑलराइट, अब ये नाइट्रोजन जो है क्या करती है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो फिक्स कर देते हैं इसको, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है हमारे पास, ये इसको फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करके इसको मिला देंगे किस में, सॉइल के अंदर। अब ये रही हमारी सॉइल। अब सॉइल से क्या होता है, सॉइल से ये अपटेक होता है किसमें, प्लांट्स में, प्लांट्स में, यानी कि ये चीज़ प्लांट्स के अंदर चली जाती है। प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स, तो अब ये यहाँ से कहाँ चली जाएगी, एनिमल्स ईट्स प्लांट्स, तो यहाँ से चली जाएगी प्लांट्स के अंदर, ठीक। और जब ये प्लांट से एनिमल में जाएगी तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट करेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रेट करेंगे या फिर इनकी डेथ होती है। तो डेथ होने के बाद फिर से क्या हो जाता है, ये सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं डीकम्पोजिशन के पास, और यहाँ पे हमारे पास सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी चीज़ देख रहे थे कि कभी कभी क्या होता है, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग, जिसकी वजह से क्या होती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी इनटू सॉइल, ठीक। अब सपोज़ करो यहाँ पे सिर्फ वन वे है कि हमने देखा कि भाई पहली चीज़ है हमारे पास कि कोई भी जो बैक्टीरिया है और जो ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं वो कन्वर्ट करते हैं इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब सॉइल से गया, अपटेक हुआ प्लांट्स में, प्लांट्स को खाया एनिमल्स ने, और एनिमल्स से क्या हुए, उन्होंने या तो उनका नाइट्रोजन वेस्ट निकला है, यूरिया वगैरह, यूरिक एसिड, ठीक, या फिर वो उनकी डेथ हुई तो वो क्या मिल गए, सॉइल के अंदर मिले, और उनका डिकम्पोजिशन होता है और उसके बाद वो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और प्रोसेस है जी चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे जो ख़ास तौर पे ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कि सम टाइम होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं सम ऑफ, ठीक। इन बैक्टीरिया का काम है कि जो भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड हो, जीनस कंपाउंड हो, उनको कन्वर्ट करना इनटू नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट फ्रॉम सॉइल, और ये क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं फिर से एटमॉस्फेरिक गैस में। और यहाँ पर जब ये कन्वर्ट करते हैं तो एयर के अंदर N2 की 7-8% जो रहेगी वो मेंटेन रहती है, और ये साइकिल लगातार क्या होता है, चलता रहता है। अगर हम इस चैप्टर में बात करें ख़ास तौर से तो हम पाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर जो भी पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं दे ऑलवेज रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनसे कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं जो हमारी लाइफ जिनसे ज़्यादातर इफ़ेक्टेड रहती है। इन पॉइंट को समझने के बाद हम इतना जान चुके हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल, और अलोंग विद दैट they are also reason of the disease. In the next video we discuss further about the some other things. Thank you very much being the part of this video. Have a nice day.